नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती। हालांकि एआई का दौर है, तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं। कई बार कुछ तस्वीरें जो हैं वो होती कुछ और हैं, दिखती कुछ और हैं, और इसलिए कह सकते हैं कि आज के दौर में तो तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं। लेकिन दरअसल कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सच्ची तस्वीरें होती हैं, और वो तस्वीरें एक बड़ा संदेश भी देती हैं, और कई बार इतना बड़ा संदेश देती हैं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां और नेता जो हैं हिल जाते हैं। जी हां, तस्वीर से हिल जाते हैं। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर मेरे हाथ में है, पुरानी तस्वीर है, और इस तस्वीर से पूरी की पूरी कांग्रेस हिल गई है। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यह तस्वीर पुरानी है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के कद्दावर नेता, वो कुर्सी पर बैठे हैं। पीछे प्रमोद महाजन आपको दिख रहे होंगे, साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी की पत्नी श्रीमती कमला आडवाणी है, और उनके आगे यानी जमीन पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं 11 वर्षों से। इस एक तस्वीर ने कांग्रेस को एक सबक तो सिखाया है, लेकिन क्या कांग्रेस वो सबक सीखने के लिए तैयार है? क्योंकि ये सबक ये तस्वीर ही नहीं दे रही, बल्कि खुद कांग्रेस के नेता इस तस्वीर से सबक सीखने की बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, और यह इशारा, यह तस्वीर अब जो है कांग्रेस के अंदर एक बार फिर बड़े उथल पुथल का कारण बन गई। एक तस्वीर, दरअसल इस तस्वीर को लेकर के कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, और उन्होंने यह ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए यह कहा कि संगठन जो है ये होता है, ये बहुत प्रभावशाली है। कैसे आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक जनसंघ और बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर कैसे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन जाता है। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह ने जो कहना था तो वो कहा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने तस्वीर में तो नहीं कहा। लेकिन खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उन्होंने वो सब कुछ कहा जो इस तस्वीर और इस ट्वीट के पीछे की कहानी है। दरअसल राहुल गांधी को सीधा सीधा एक तरह से इशारा करते हुए, निशाना तो अभी नहीं कह सकता, मुझे नहीं मालूम दिग्विजय सिंह की इतनी हैसियत है कि नहीं है कि राहुल गांधी को निशाना बनाए, लेकिन राहुल गांधी को इशारा करते हुए उन्होंने एक बड़ा सबक सीख देने की कोशिश की कि भैया जनसंघ और बीजेपी से सीखो कि कैसे जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में संगठन कैसे होगा? कांग्रेस में तो खानदान है। और इसीलिए आज दो टूक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दिग्विजय सिंह की दो टूक, वैसे तो दो टूक मैं दो टूक करता हूं डीडी पर, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में दो टूक राहुल गांधी सोनिया गांधी के सामने किया। ऐसी खबरें आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और उस दो टूक के कारण कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि आज वो कांग्रेस जिसने 7 दशक तक, लगभग 7 दशक तक देश पर राज किया, आज वो दरकिनार होती जा रही है। कांग्रेस करीब 125 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, आज वो दरकिनार हो रही है। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको 100 साल हुए, जो 4 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ था, आज देश में सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, और आज देश के शीर्ष पदों पर आरएसएस के स्वयंसेवक बैठे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, देश के उपराष्ट्रपति की बात करें, देश की राष्ट्रपति भी संघ और बीजेपी के संगठन से जुड़ी रही हैं, देश के रक्षा मंत्री की बात करें, तमाम मंत्रियों की बात करें। तो यह सबक है जो ये तस्वीर दिखाती है, सिखाती है। लेकिन कांग्रेस सबक ना सीखना चाहे तो कांग्रेस की मर्जी। इसलिए आज दो टूक में चर्चा होगी संगठन की शक्ति वर्सेस खानदान की भक्ति, क्योंकि कांग्रेस में एक ही चलन है, वहां कोई संगठन नहीं है, वहां खानदान है। खानदान की भक्ति करोगे
तो शायद कुछ कुछ मिल सकता है। संगठन की शक्ति से वहां कुछ नहीं मिलेगा, और संगठन की शक्ति नहीं है, इसलिए कांग्रेस बिखर रही है और इसलिए बीजेपी आरएसएस लगातार बढ़ रही है। इसलिए आज इसी विषय पर चर्चा होगी, संगठन की शक्ति वर्सेस खानदान की भक्ति। और इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर भी किस तरह से दो फाड़ है, सुनिए जरा। संघ से सीखने लायक तो कुछ है नहीं। ऐसे संगठन जो गोडसे के लिए जाने जाते हो, वो गांधी के संगठन को क्या सिखाएंगे? 140 साल के इतिहास है, उसमें तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे ना, तो हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। डिसिप्लिन तो बड़ी जरूरी है। समझना चाहिए कि उनका संदर्भ क्या था, उनका निशाना क्या था, वो करना क्या चाह रहे थे। कहना उनका ये है कि हमको जो कुछ भी करना है, जो भी हम कदम उठाएं, वो आज देश की मजबूती के लिए और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हम उठाएं। यही संदेश था उनका, और ये संदेश अगर लोगों को नहीं समझ में आया है तो लोग क्या समझेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी गुदड़ी के लाल हैं, वो बॉटम से अप उठे हैं, तो पार्टी को भी बॉटम से अप करके ऊपर तक ले जा रहे हैं। और उनका नेतृत्व जवाहर के लाल जी से है, तो वो अप साइड डाउन है, इसलिए अपनी पार्टी को अप साइड डाउन लेके आए हैं। संगठनात्मक कमजोरी तो है ही है, उसमें कोई दो राय है क्या? 10-10 साल तक जिला अध्यक्ष नहीं तय कर पाए, अगर तय होता था तो दूसरा ग्रुप रोकता था, फिर तीसरा ग्रुप रोकता था। फिर गुटबाजी बहुत है। सांगठनिक रूप से कमजोरी न होती तो हम चुनाव बार बार चुनाव हारते। ये तो अच्छी बात है ना, ये हम अपने कमियों को दूर कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलती है? सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो कांग्रेस अब टुकड़े टुकड़े में आ चुकी है। वैसे भी कांग्रेस A to Z ये टुकड़े टुकड़े होकर ही बनी है, और फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो है टुकड़े होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें मिशन नहीं है। हमारी संगठन कमज़ोर है। जब तक हम संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हमारे लिए चुनाव जीतना मुश्किल काम हो जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस में सिवाय गांधी सरनेम के आप कुछ भी नहीं हो। ऑल आर वर्कर्स, ओनली गांधी फैमिली आर लीडर्स। यही बात दिग्विजय सिंह जी ने बताई है। कांग्रेस में बहुत बड़ी गुटबंदी है, और एक ग्रुप राहुल गांधी जी के साथ है, एक प्रियंका गांधी जी को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ है। कदम खींच लेते। आपको याद होगा डीके शिव कुमार, उन्होंने आरएसएस की प्रार्थना गा दी थी, बाद में उनको जो है किस तरह से जो है बैकफुट पर जाना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। और दूसरी तरफ जो है एक इमरान मसूद हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी को दरअसल कांग्रेस का तरफ से प्रधानमंत्री बनाने की बात कर दी, उनको भी कदम खींचने पड़े। तो ये सब कुछ दिखाता है कि कांग्रेस के भीतर इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए इसी सब पे चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं। मेरे साथ प्रदीप भंडारी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी जी। मेरे साथ राहुल लाल हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल लाल जी। मेरे साथ दुष्यंत नागर हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अगर मैं कहूँ तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थक हैं। मेरे साथ एक और राजनीतिक विश्लेषक है ऋषि शंकर मिश्रा, जो हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं और बीजेपी के विरोधी हैं। तो आज पैनल जो है वो बड़ा रंगीला पैनल है। कांग्रेस सरकार के विरोधी 3-3 लोग हैं, लेकिन उनमें भी 3-3 लोगों में एका होगी कम से कम कांग्रेस के मुद्दे पर, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस की अलग अलग धाराओं से जुड़े लोग हैं, सरकार विरोधी भी हैं और कांग्रेस की अलग अलग धाराओं से जुड़े लोग भी हैं। तो आ रहा हूं, दुष्यंत जी शुरू करने का मौका दूंगा, दुष्यंत जी शुरू करने का मौका दूंगा। आ रहा हूं, शुरुआत आपसे ही करूंगा आज, क्योंकि कांग्रेस में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक अलग गुट चलता है। वैसे तो आप ये कह सकते हैं राहुल और प्रियंका का भी अलग अलग गुट है, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि राहुल प्रियंका का एक गुट है, उसमें भी चलिए शुरू करता हूं मैं प्रदीप भंडारी और दुष्यंत नागर, आप दोनों से शुरू करता हूं। दुष्यंत नागर, चल क्या रहा है भाई कांग्रेस के अंदर? सीधा सीधा दिग्विजय सिंह
सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, संगठन कमजोर, संगठन में जिला स्तर पर नियुक्ति नहीं, हाई कमांड और दिल्ली सब कुछ तय करता है। अब हाई कमांड कौन है सबको पता है, हाई कमांड जो है राहुल गांधी है, इस वक्त तो प्रियंका गांधी भी नहीं। क्या चल क्या रहा है कांग्रेस में? देखिए, संगठन सृजन अभियान चल रहा है और मध्य प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात सभी राज्यों में नए जिलाध्यक्षों का चयन हुआ है और वो जो चयन हुआ है उसके लिए अन्य राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बना के जनपद स्तर पर भेजा गया। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ राय मशवरा करके जिलाध्यक्षों का चयन किया है। कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का भी चयन हो चुका है, जैसे गुजरात में प्रदेश की कार्यकारिणी का भी गठन हो चुका है। निश्चित रूप से पूर्व में कुछ राज्यों में संगठन की कमजोरी थी, इसमें कोई स्वीकार करने में गलत बात नहीं है। हरियाणा एक उसका उदाहरण था, लेकिन बड़ी तेजी के साथ में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। और जो हाईकमान के विषय में आपने कहा, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी हाईकमान का एक हिस्सा हैं, लेकिन हाईकमान में खड़गे जी भी हैं, हाईकमान में केसी वेणुगोपाल जी भी हैं और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा और वर्तमान में संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी हैं। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व से शुरू से चलती रही है। गांधी जी के समय में भी सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू साहब, कई बड़े नेता होते थे। राजीव जी के कार्यकाल में देखें तो राजीव जी अध्यक्ष थे और कार्यकारी अध्यक्ष त्रिपाठी जी थे, कमलापति त्रिपाठी साहब। नरसिम्हा राव जी के समय में भी आप देखेंगे तो जतिन प्रसाद जी थे। तो ये ऐसा नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है कि सब कुछ मोदी जी के हाथ में है, अध्यक्ष भी नाम मात्र के हैं। चलिए, तो आपके शुरुआती डेढ़ मिनट है। हुए बीजेपी पर हमला करने के लिए, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सब जो बातें आपने कही हैं ये दिग्विजय सिंह को कौन समझाएगा, क्यों समझ नहीं पाए दिग्विजय सिंह? एक सवाल ये भी है कि दिग्विजय सिंह, आपने सही कहा, जिला स्तर पर तो हो गई, वो कह रहे हैं कि जिला स्तर के नीचे सारे पद खाली पड़े हैं और वो भी दिल्ली और हाईकमान की झंडी का इंतजार कर रहे हैं। मतलब जिला स्तर पर नीचे के लोग जो हैं वो भी पार्टी के पास बूथ लेवल एजेंट नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बहरहाल ये मैं आऊंगा इस पर, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी, एक मिनट मौका दूंगा, शुरुआती 1.5 मिनट आपके, बाद में और भी हैं आपकी तरह, उनको भी मौका दे दूं, फिर मैं आऊंगा। प्रदीप भंडारी, ये तो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी में जो है वहां तो एक ही व्यक्ति की चलती है, इनका तो बड़ा सामूहिक इनका हाई कमांड है, फिर दिग्विजय सिंह क्यों नहीं समझ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए अशोक जी, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महाकुंभ चल रहा है और एक महादंगल चल रहा है। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के कैंप्स के बीच में आपसी लड़ाई सबके सामने है। इमरान मसूद प्रियंका वाड्रा के बहुत करीबी है। वो खुले रूप से कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व को आगे ले जाना चाहिए। याद करिए, प्रमोद कृष्णन जो पहले कांग्रेस पार्टी में प्रियंका वाड्रा के करीबी थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था किस तरीके से प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ाना चाह रही थी। इसके बाद दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के मेंटर हैं और सोनिया गांधी के करीबी हैं, वो खुलकर राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 95 चुनाव हारी हुई है और उसके बाद में राहुल गांधी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कई तो मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही कि राहुल गांधी ने इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में दिग्विजय सिंह के खिलाफ बोला। वहीं शशि थरूर का समर्थन अब बाकी के नेता भी दबी आवाज के अंदर कर रहे हैं। तो याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार चुनाव के पहले कहा था, जैसे ही बिहार के नतीजे आएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही अलग अलग नेता गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। और ये सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने तो राहुल गांधी को यह बता दिया कि आपके वोट चोरी का नैरेटिव फर्जी है। सुप्रिया सुले ने भी ये कह दिया। तो आज कांग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी के अलावा राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई विश्वास नहीं कर रहा और आप देखेंगे आगे चल के गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाए। ओके दुष्यंत जी, मैं आपको मौका दूं, उससे पहले मैं ऋषि शंकर मिश्रा के पास जाना चाहता हूं। ऋषि शंकर मिश्रा, जिस बयान का जिक्र किया वो मुझे भी याद आया, बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बिहार की हार के बाद उन्होंने कहा था कि भाई प्रधानमंत्री ने कि गांधी परिवार के खिलाफ ही कांग्रेस के अंदर इस तरह की चीजें होंगी। क्या ये वही रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी सच होती दिख रही है कि कहीं ना कहीं तो आप क्योंकि दिग्विजय सिंह कांग्रेस और में गांधी परिवार के काफी क्लोज माने जाते हैं। 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, कई
महत्वपूर्ण पदों पे सुशोभित रहे, जनरल सेक्रेटरी से लेकर और विभिन्न पदों पे। और दिग्विजय सिंह का बयान आना वो भी आरएसएस को लेकर, जबकि आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह ने आरएसएस के लेकर पूर्व में क्या कहा है। कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के जो लीडरशिप में है, अशोक जी आप भी मानते होंगे, ये दुष्यंत नागर, राहुल लाल जी भी मानते होंगे, ऑन रिकॉर्ड माने ना माने, ऑफ रिकॉर्ड जरूर मानेंगे कि कहीं ना कहीं लीडरशिप में का जो सोच है पार्टी को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उसमें मुझे कमी दिख रही है। खासकर यदि बिहार चुनाव की बात करें तो वोट चोरी के मुद्दे को आप जनता के बीच में गए, आपने पदयात्रा किया, कितना फायदा मिला? पहले आपके 18-19 विधायक थे, आप 6 पे सिमट गए। और मैं बिहार में अशोक जी करीब हर विधानसभा क्षेत्र में जनता का जो मूड भापने के लिए एक पत्रकार के नाते गया। कहीं भी राहुल गांधी का जो नैरेटिव था वोट चोरी का, वो जनता उसको अपना मतलब एक तरह से जनता उसको मतलब एक पसंद नहीं कर रही थी। मतलब जनता को पता ही नहीं था वोट चोरी क्या, जो लोग वोट दे रहे हैं करोड़ों लोग, उनको पता ही नहीं वोट चोरी क्या हो रही है। तो अशोक जी मेरा ये कहना है कि आप उन मुद्दे को क्यों आगे बढ़ाते हैं जो जनता से कनेक्ट नहीं करता है। और ये मुद्दे कौन तय कर रहा है? ये मुद्दे नहीं ऋषि शंकर मिश्रा, सवाल ये मुद्दे कौन तय कर रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, मैं तहसीन पूना वालों को भी सुन रहा था, वो भी कांग्रेस के अंदर एक जो दूसरी धारा है प्रियंका गांधी वाली धारा, वो उसके समर्थक है। वो ये बार बार कहते हैं कि भाई ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए नहीं है, वो कह रहे हैं वैसे मुद्दे तो, और वो बहुत सारे लोग राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पर एक लेफ्ट इकोसिस्टम हावी हो गया है। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो है लेफ्ट इकोसिस्टम हावी हो गया है, जो अपना एजेंडा चला रहा है, जमीन से जुड़े है ही नहीं पार्टी। लेकिन अशोक जी, दो पर्सपेक्टिव है। जनरली हिंदुस्तान के राजनीति में आप देखेंगे तो लेफ्ट को छोड़कर, अमूमन लेफ्ट को छोड़कर हर पार्टी में हाईकमान कल्चर है। और दिग्विजय सिंह जैसे नेता, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, हाईकमान जब तक नतीजे देने में सफल होते हैं, यानी जो टॉप लीडरशिप है, चुनाव जिताने में सक्सेस है, तो ये वो उनके रहनुमा होते हैं। और जब ये चुनाव जिताने में सक्सेस नहीं होते तो यही रहनुमा जो इनको ये भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो मानते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता, वो उन पे सवाल उठाते हैं। दिग्विजय सिंह क्यों अपने संसदीय क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव जीत गए? इतने बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश कितने बड़े नेता हैं, तो कांग्रेस को चुनाव क्यों नहीं जिता पाए? या चुनाव तो लड़े थे, भोपाल से लड़े थे, 19 में 24 में भी चुनाव लड़े, क्यों नहीं आप अपना सीट निकाल पाए? तो ये कहीं ना कहीं हाईकमान कल्चर। देखिए बीजेपी में भी ये देखिए, आप अशोक जी मानिए नहीं मानिए, नितिन नवीन को कौन से डेमोक्रेटिक सिस्टम से कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है? नितिन नवीन को मालूम तक नहीं था कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने एक आम कार्यकर्ता को बना दिया नितिन नवीन। ठीक है, मैं एक नितिन नवीन, देखिए यही तो बात है। हाँ आरो प्रदीप, नितिन नवीन एक आम कार्यकर्ता, वो कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन नरेंद्र मोदी, वही तो तस्वीर की मैं बात कर रहा हूं, इसी तस्वीर पर तो सवाल उठा रहे कि बीजेपी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता जमीन से उठ के कहां पहुंच सकता है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं संभव है। यही तो दिग्विजय सिंह आवाज उठा रहे हैं। लेकिन आपने जो दिग्विजय सिंह के लिए कहा वो सवाल भी सामने है। क्या एक मैं आऊंगा प्रदीप भंडारी, क्या दिग्विजय सिंह ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि दिग्विजय सिंह खुद चुनाव हार गए, उनके बेटे जो है मध्य प्रदेश में, अब उनका भी भविष्य खतरे में है, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, मध्य प्रदेश चलाया और उसके बाद डुबाया भी। सवाल है कि क्या उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं बोल रहा? सबसे कम उम्र में दिग्विजय सिंह को अर्जुन सिंह जैसे बड़े नेता होने के बावजूद भी इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तब इनको समझ में नहीं आ रही। ओके प्रदीप भंडारी। ऋषि मिश्रा जी एक बहुत सीनियर राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी मैं रीडिंग करता हूं। एक बिहार के अंदर एक एमएलए है जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। मैं ऋषि जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बेबी रानी जी एनडीए के अलावा किसी दूसरे दल के अंदर होती तो क्या इनको इस तरीके से टिकट मिल पाता? नहीं मिल पाता। एनडीए के अंदर ही कोई नीचे के पद से लेके एमएलए भी बन सकता है और ऊपर तक भी पहुंच सकता है और उसको कोई परिवार की भक्ति की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह अपना फ्रस्ट्रेशन इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनको आज समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में उनके बेटे का राजनीतिक करियर फ्लॉप होने वाला है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने तो अपनी राजनीतिक पारी खेल ली,
दिग्विजय सिंह के असली मकसद मध्य प्रदेश में अपने बेटे को सेटल करना है, और वो जानते हैं कि अपने बेटे को वो मध्य प्रदेश में सेटल तब तक नहीं कर सकते जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व रहे। तो सोचिए, वो दिग्विजय सिंह जो 26/11 को आरएसएस की साजिश कह रहे थे, आज वो दिग्विजय सिंह आरएसएस की भक्ति कर रहे हैं और बीजेपी की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि उनको खुद के परिवार को सेटल करना है। तो आज कांग्रेस के अंदर हर व्यक्ति अपने परिवार के कुनबे को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। यही कांग्रेस की स्थिति आ चुकी है अशोक जी। कोई कार्यकर्ता की नहीं सोच रहा, सब बेटे बेटी, चाचा चाची, पापा पापी, मामा मामी, इन सब की सोच रहे हैं। आपने सबकी बात की, दामाद भूल गए। कांग्रेस में दामादों का भी चलन है, दामादों का भी। दामाद चाह रहे हैं कि अब दामाद की बीवी आ जाए, और जीजा जी चाह रहे हैं कि अब राहुल गांधी दामादों का भी बहुत चले चलन है। एक मिनट ऋषि शंकर मिश्रा, एक मिनट राहुल लाल को पहले। अच्छा बोलिए, जल्दी से बोलिए जी। देखिए, एक चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो कांग्रेस हाईकमान पे प्रेशर बना रहे हैं कि भाई दोबारा उनको राज्यसभा भेज ठीक है। मैं कह रहा हूं कोई भी मकसद हो दिग्विजय सिंह का, लेकिन ये बात जो दिग्विजय सिंह ने कही है, अगर वो कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जिनको कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता था, तो सवाल यह है कि वो तो इसका मतलब पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है ना। आपने नितिन नवीन का जिक्र किया, क्या पार्टी में बड़े बड़े किसी नेता ने कहा कि भाई हम बड़े नेता हैं और इनको बना दिया? किसी की हिम्मत हुई? लेकिन कांग्रेस के अंदर यही तो डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जिसका मैं ऐसे 50 उदाहरण दे दूं। लोकतांत्रिक पार्टी है। एक मिनट, कितने उदाहरण चाहिए आपको? मैं आपको 50 उदाहरण दे सकता हूं कांग्रेस में किस किस ने क्या क्या कहा, और उसके बाद पार्टी छोड़। इमरान मसूद सबसे पहले है, डीके शिव कुमार सबसे पहले है। डीके शिव कुमार ने संघ की प्रार्थना क्या गाती थी, वो शब्द एक मिनट किशन जी आऊंगा। डीके शिव कुमार ने क्या किया था? सिर्फ संघ की प्रार्थना तो गाई थी। उसमें अगर उनको माफी मांगने पड़ी इतने सीनियर व्यक्ति को, तो इसका मतलब पता चलता है कि क्या स्थिति है पार्टी में। राहुल लाल बोलिए। अशोक जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जो है अभी बांग्लादेश के प्रकरण में दिग्विजय सिंह को बड़ा कोसने में लगे हुए थे। तमाम बीजेपी नेताओं के सामने में दिग्विजय सिंह अब महापुरुष हो चुके हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह जी का काफी दर्जा बीजेपी के लोगों के भीतर बढ़ चुका है। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भाई संगठन, मैं तो कह रहा हूं कि संगठन का लोकतांत्रिकरण। अभी आपने सवाल पूछा ना कि भाई नितिन नवीन बन गए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, कौन सवाल खड़ा कर सकता है? भाई वहां पे जब सवाल खड़ा करने का अधिकार नहीं है, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, और कांग्रेस में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। आप देखिए, दिग्विजय सिंह की आवाज आपने सुनी, उन्होंने खुल के जो उनको कहना था वो उन्होंने अपने ढंग से कहा। आपने मणिकम टैगोर की आवाज सुनी, वो आरएसएस को लेकर कहां तक चले जाते हैं। तो अलग अलग विविधतापूर्ण आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, संगठन को लेकर अगर बात होती है तो संगठन के लोकतंत्र को लेकर भी बातें होंगी। अगर यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं नितिन नवीन जी कहां से कहां पहुंच के आ गए, और भाई मल्लिकार्जुन खड़गे जी को तो देखिए कहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। और कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। हम लोग देखते हैं कि शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय राजनीति में इस प्रकार से लोकतांत्रिक चुनाव होते हुए तो हम लोग देखते ही नहीं थे कभी भी। और वहां पर शशि थरूर खड़े भी होते हैं, वो चुनाव में हारते भी हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप होते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है, तिरुवनंतपुरम से उनको जो है टिकट भी मिलती है, वो जीतते भी हैं। तो यहाँ पे वैचारिक मतभेद चलते हैं। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी में कहीं हमें दिखाई नहीं देता। और वो जो दिग्विजय सिंह ने जो तस्वीरों की तरफ इशारा किया है, हमें लग रहा है कि वो आरएसएस की शक्ति नहीं है। दिग्विजय सिंह जी को यह कहना चाहिए वो भारतीय संविधान की शक्ति है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई के लिए जो तस्वीरें देखी थी, राहुल लाल, जब देश आजाद होगा तो कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। राहुल लाल, अभी आपने जो शुरुआत करी, आपने कहा कि वो दिग्विजय सिंह जो बांग्लादेश पे जिन्होंने उल्टा सीधा बयान दिया था, आज वो बीजेपी को इतने भा रहे हैं, और वो कांग्रेस के नेता जो दिग्विजय सिंह के गुण गाते थे, आज दिग्विजय सिंह को सिखा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को तो संविधान की ताकत बोलना चाहिए थी। तो ये भी अदला बदली जो बड़ी दिलचस्प है। प्रतिभा रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आता हूं कांग्रेस के अंदर कितना डेमोक्रेसी है। देखिए, राहुल लाल जी को मैं बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुन के आए हैं, अध्यक्ष हैं। ये कितना फैसला वो लेते हैं ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल लेते हैं। आपको कैसे पता कि वो नहीं लेता फैसला? सुन तो ले आपने बताया ऋषि जी नितिन नवीन का चुनाव का कोई प्रोसेस देखा हम लोगों ने? जेपी नड्डा जी का एक्सटेंशन होकर चला जा रहा था, वो प्रोसेस देखा हम लोगों ने। मैंने शुरू में ही कहा
मैंने शुरू में ही कहा आज बड़ा मजा आने वाला है। मतलब राहुल लाल की बात प्रदीप भंडारी नहीं काट रहे, राहुल लाल की बात ऋषि शंकर मिश्रा काट रहे हैं कि भाई कांग्रेस में खड़गे जी की क्या स्थिति है। मैंने नाम लिया था प्रदीप भंडारी का, लेकिन राहुल लाल की बात काटी ऋषि शंकर मिश्रा ने। तो यही मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस के अंदर धाराओं में धाराएं हैं, इसको समझने की जरूरत है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा ऋषि शंकर जी, आऊंगा, एक मिनट रुकिए, इतना अधीर नहीं। बोलिए प्रदीप भंडारी, फिर मैं जय दुष्यंत नागर जी के पास जाऊंगा। देखिए अशोक जी, मैं राहुल लाल की पर्सनली काफी इज्जत करता हूं, पर क्या राहुल लाल जी परिवार की भक्ति में थोड़े से उनको अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। प्रदीप जी आप ये बताइए ना, नितिन नवीन जी का चुनाव करा दीजिए भविष्य के पूर्व अध्यक्ष। राहुल गांधी नहीं है, आप राहुल लाल हैं, आपकी इज्जत करते हैं हम। राहुल गांधी आप नहीं है जिसकी इज्जत नहीं की जाए, इसलिए आप सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, इज्जत तो उनकी भी करनी पड़ेगी। प्रदीप जी आप संवैधानिक पद पे राहुल गांधी भी, राहुल लाल सुन तो राहुल गांधी की करिएगा, एक बात सुन लीजिए। मैं राहुल गांधी की इसीलिए इज्जत नहीं करता क्योंकि जो भारतीय स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात करे और भारत के एक वर्ग के लोगों को दूसरों के खिलाफ उकसाने की बात करे, मैं उसकी इज्जत नहीं करता। पर बड़ी बात बोलूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी आपने अशोक जी, जिसके राइट में जयराम रमेश बैठे थे और जैसे बेचारे खड़गे जी बोल रहे थे कि ये पूरा नोट जो है इसको हम आगे सर्कुलेट कर देंगे, मैं पढ़ूंगा नहीं, तो जयराम रमेश ने डांटा और बोला पूरा नोट पढ़ो। ये स्थिति हो गई आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। तो मैं वापस से कहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर दुष्यंत नागर क्या अगर सच में लोकतांत्रिक पार्टी है तो क्या वो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ बोल सकते? नहीं बोल सकते। आज कांग्रेस में हर नेता चुन रहा है कि वो प्रियंका गुट में है कि राहुल गुट में है, और इसीलिए कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल रहा है, ना कि कांग्रेस वर्सेस ऑपोजिशन देखने को मिल रहा है। ओके, एक मिनट प्रदीप जी, बोलिए, खाली एक लाइन में बोल रहा हूँ। वो जो उनको पूरा नोट पढ़ने के लिए कहा गया, ये उनका सम्मान है कि उनका डिसरिस्पेक्ट है? पहले ये चीज सोचने की जरूरत है प्रदीप जी। हमें तो लग रहा है कि वो में निकलना चाह रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, संसद की कार्रवाई देखिए। संसद के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद तंज कसा था कि हमारे वाले बैठे हैं पीछे, जयराम रमेश की तरफ इशारा करते हुए। और दूसरी बड़ी बात देखो, ये जो खड़गे जी हैं ये खुद कह चुके हैं कि भैया फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान लेगा। तो लोग मीम बना के पूछ रहे थे भाई खड़गे जी अगर कांग्रेस हाईकमान में नहीं तो कौन है? और आपको एक बात बताऊं, संसद भवन के अंदर खड़गे जी ने यह कहा था मेरे को बनाने वाली ये बैठी हैं, सोनिया गांधी जी की तरफ इशारा करके कहा था मेरे को बनाने वाली ये बैठी हैं। तो ये सब चीजें तो संसद के पटल पर सबने देखी हैं। और सुनिए आता, देखिए कांग्रेस की समस्या क्या है। एक मिनट रुकिए। कांग्रेस की देखिए समस्या क्या है, जो आप कह रहे हैं डिसिप्लिन कांग्रेस के अंदर, डेमोक्रेसी। ये एक कांग्रेस के पूर्व विधायक है मोहम्मद मोकिम जो है वो 3 साल तक राहुल गांधी से नहीं मिल पाए। 3 साल तक आप सोचिए, कांग्रेस का एक विधायक वो 3 साल तक राहुल गांधी से मिल नहीं पाया, चाह के बार अपॉइंटमेंट लेता रहा। और उसके बाद जब उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी तो पार्टी से निकाल दिया गया। 3 साल तक आप सोचिए कि एक विधायक गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे राहुल गांधी जी से मिलना है, कांग्रेस के नेता से मिलना है, लेकिन राहुल गांधी के पास टाइम नहीं है। और जैसे ही वो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखते हैं उनको उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है। और ऐसे एक उदाहरण है क्या, अभी दर्जनों उदाहरण गिना सकता हूं मैं। दुष्यंत नागर बोलिए। देखिए अशोक जी, पहले मैं ये बताना चाहता हूं, जो माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में कहा कि मुझे बनाने वाली ये बैठी हैं, तो उन्होंने सही कहा। श्रीमती सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड की अध्यक्षा के तौर पे उन्हें नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा बनाया था, तो उसमें गलत क्या कह दिया भाई? और रही बात आपने कहा, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र भी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग राय रखते हैं, ऐसा ही भारतवर्ष हम बनाना चाहते हैं, ऐसे ही सरकार हम बनानी चाहते हैं जिसमें सरकार से संबंधित नेताओं को बोलने की आजादी हो। ये गर्व की बात है, ये कोई शर्म की बात नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने कोई मुद्दा, कोई विषय उठाया है। उससे पहले डॉक्टर शशि थरूर ने कोई विषय उठाया था। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और उसमें सकारात्मक रूप से चर्चा हो। आपने कह दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी में कोई बोल नहीं सकता, तो ये अच्छी बात नहीं है कि नितिन नवीन को बनाया और कोई सामने किसी ने अपनी आवाज नहीं उठाई। अच्छा तब होता जब वहां भी चुनाव होता, कोई शिवराज सिंह चौहान जैसा वरिष्ठ नेता या अन्य कोई
जो 1-2 बार मुख्यमंत्री रह चुका होता वो भी नॉमिनेशन फाइल करता, नितिन नवीन साहब भी करते और एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता। तो यही तो सर लोकतंत्र है, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो कांग्रेस के लिए आप कह रहे हैं ये अच्छी बात है। मैं, राहुल लाल, ऋषि मिश्रा और हमारे जैसे करोड़ों लोग हम ऐसा ही भारत चाहते हैं सर। कैसा भारत नहीं चाहते? एक मिनट मुख्यमंत्री बन जाता है। आपने क्या कहा? नहीं चाहिए हमें ऐसा नहीं, सुनिए। आपका भारत जैसा आप कांग्रेस जैसा भारत बनाना चाहते हैं ना, ईश्वर करे। सुनिए तो सही ना, लोकतांत्रिक तो मैं उसी लोकतंत्र में बात कर रहा हूं। दुष्यंत नागर जी, मैं उसी लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। ईश्वर ना करे कि कांग्रेस जैसी डेमोक्रेसी जो है देश में हो, ईश्वर ना करे। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं? डेमोक्रेसी में, सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना। जरा 1 मिनट रुकिए राहुल लाल जी, आप, मुझे मालूम है आज 3 लोग हैं, तो इसका मतलब थोड़ी 3 लोग चढ़ाई कर देंगे, ठीक है ना? सुनिए तो सही, 1 मिनट सुनिए तो सही। मैं आपको आईना थोड़ा सा दिखा रहा हूं। मैंने अभी मोहम्मद मुफ्ती की बात करी, ठीक है ना? ये डेमोक्रेसी चाहते हैं कि जो एक चिट्ठी लिख दे उसको पार्टी से निकाला जाए। ये डेमोक्रेसी चाहते हैं जो गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को यह कहना पड़े कि मुझे राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी। वो गुलाम नबी आजाद जो राहुल गांधी के पॉलिटिकल कैरियर से ज्यादा समय तक कांग्रेस को दे चुके हैं, उनको राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ये डेमोक्रेसी चाहते हैं या ये डेमोक्रेसी चाहते हैं कांग्रेस एक्सपेल्स दिग्विजय सिंह फॉर रिमार्क अगेंस्ट राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ रिमार्क क्या करा? दिग्विजय सिंह के भाई को पार्टी से निकाल दिया गया। ये चाहते हैं या ये डेमोक्रेसी चाहते हैं जिसमें सिंधिया जैसे वरिष्ठ नेता को यह कहकर पार्टी छोड़नी पड़े कि मुझे पार्टी के अंदर अपमानित किया गया? या ये कांग्रेस चाहते हैं जहां शरद पवार ने कहा कि मैंने जो है सोनिया गांधी का विरोध किया इसलिए मुझे कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या ऐसी डेमोक्रेसी देश में चाहते हैं कि जहां गांधी खानदान के खिलाफ जो बोले उसको देश निकाला दे दो कि चल भाग यहां से? ये डेमोक्रेसी आप चाहते हैं? गजब है। ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे विरोध करने पर निकाल दिया जाए। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए, एक एक करके आऊंगा। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर उसके बाद ऋषि शंकर मिश्रा और राहुल लाल जी। औरंगजेब को भी लगता था कि औरंगजेब के दरबार के अंदर लोकतंत्र है, परंतु औरंगजेब की मुगलाई शासन जैसे चलती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र चलता है। बिल्कुल इनका लोकतंत्र देखिए, बिना हिंदू मुस्लिम के तो कोई डिबेट नहीं होती। राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी आईएनएस के शिप पे, जो सरकार की प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी, उस पे प्राइवेट वेकेशन पे जाते थे। ये इनका लोकतंत्र था जिसपे कोई सवाल गांधी वाड्रा परिवार से नहीं पूछे जाते थे। इनके अंदर लोकतंत्र ऐसा था कि भंडारी जी अध्ययन पूरा एक एक करके जी। इतना दुष्यंत भाई, इतना क्यों मिर्ची लग गई जब एक दो तथ्य बोलना शुरू हो गया? अरे मिर्ची, नमक, यही डिबेट में रह गया। ऐसे नहीं सुनिए दुष्यंत भाई, सुनिए फिर आपको दुष्यंत भाई सुनिए, आपको सुनाने का मौका दूंगा। फिर से कह रहा हूँ, आज आप 3 लोग हैं भाई, आज आप 3 लोग हैं, इतना जल्दी मत अधीर होइए। 3 लोग हैं, रुकिए। सेना ने बुलाया, रुकिए सर, रुकिए। देश का प्राइम मिनिस्टर गया। ये क्या बात करते हो आप? रुकिए प्रदीप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं ऋषि शंकर मिश्रा के पास आऊंगा। ऑफिशियल विजिट पे नहीं गए थे, एक प्राइवेट वेकेशन पे गए थे और पूरे देश के मोदी जी भी ऐसे नहीं, एक मिनट आवाज बंद करें प्लीज, एक एक करके। मैं जिसको कहूंगा उसी को बोलने का मौका, बाकी किसी को नहीं। एक एक करके आप बोलिए। रात का 10:40 का समय हो गया है। दर्शक जो है वो चीकम चिल्ली को नहीं चाहता है। अशोक जी के शो को मत खराब करिए, आपको हम सब सुन रहे थे, प्लीज, ठीक है? पहली बात, अशोक जी याद करिए कि जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि वो मनमोहन सिंह की सरकार को कंट्रोल करना चाहती थी। अगर कांग्रेस में इतना ही लोकतंत्र है तो कौन सा एक नेता जिसने सोनिया गांधी, गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो, वो नेता जो है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने एक्शन नहीं लिया हो? बेचारे शशि थरूर ने चुनाव लड़ने का प्रयास किया तो आज उनको साइडलाइन कर दिया। और ये क्या बात करेंगे जिनका शुरुआत से अध्यक्ष सोनिया गांधी और आखिरी तक अध्यक्ष गांधी वाड्रा परिवार रहेगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ने बोला, निर्णय मैं नहीं लेता, निर्णय हाईकमांड लेता है। अरे भैया, प्रेसिडेंट के ऊपर कौन सा हाईकमांड हो गया है? ये कैसी बातें करने लग गए हो? सो जवाहरलाल नेहरू के शुरू होने से लेके अभी तक राहुल गांधी तक पूरा कंट्रोल एक परिवार के हाथ में। हमारे नेक्स्ट अध्यक्ष का
नाम कोई नहीं बता पाया। इसको कहते हैं लोकतंत्र। आपको अभी नहीं 10 साल बाद भी बता दूं कि अभी राहुल गांधी, फिर प्रियंका वाड्रा, फिर रॉबर्ट वाड्रा, फिर रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, यही है कांग्रेस पार्टी आपकी। ओके, मैं देखिए एक बार मूल सवाल पे, एक मिनट रुकिए, मैं मूल सवाल पे आना चाहता हूं। आप बीजेपी की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो तीनों लोग बैठे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल आलोचना करें, यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सवाल सबसे बड़ा जो दिग्विजय सिंह ने उठाया और दिग्विजय सिंह के समर्थन में कई कांग्रेसी आए, वो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संघ से कांग्रेस को सीखने की जरूरत है? देशभक्ति सीखने की जरूरत है? बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से? अरे उदित राज जैसे व्यक्ति जो आज भर भर के गाली देते हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी में पन्ना प्रमुख होता है, वो कहते हैं हमारे यहां लोग ही नहीं, संगठन नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी से, संघ से कांग्रेस कुछ सीख सकती है, या इसी तड़ी में रहेंगे कि नहीं हम तो कांग्रेस ही, हम तो कुछ नहीं सीखेंगे? ऋषि शंकर मिश्रा। नहीं, बिल्कुल सीखना चाहिए। देखिए, मैं एक बात संघ की प्रशंसा में कहूं, संघ के लोग जो हैं अहले सुबह जाके अपने लोगों से मिलके उनको कन्विंस करके भाजपा के पक्ष में या संघ के पक्ष में चेंज कर देते हैं। ये कांग्रेस वाले, यदि एक पत्रकार के हैसियत से कहूं मैं, कांग्रेस वाले जो हैं 11 बजे 12 बजे जाते हैं, तब तक संघ वाले जो हैं मोटिवेट कर चुके होते हैं। तो ये तो सीखना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कैसे मजबूत किया जाता है, तो सीखना अच्छी बात है। इसमें मैं कोई गलत बात नहीं देखता हूं। दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि संघ यदि डिसिप्लिन है, संघ का और जो संगठन है इतना मजबूत है, तो ऐसा हमारे पार्टी का भी होना चाहिए, तो कोई गलत नहीं उन्होंने कहा। जहां तक डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात है ना, तो ना ये सिस्टम कांग्रेस में है, ना बीजेपी में है। आप ये मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूं कि राजस्थान में परशुराम मद्रेना विधायक दलों के पसंद थे। सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत का नाम घोषित कर दिया दिल्ली से, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो गए। इसी तरह नितिन गडकरी ने संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी कैसे रूठ गए थे, फिर कैसे हटाना पड़ा था संजय जोशी को। आज संजय जोशी कहाँ हैं? नितिन नवीन किस डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुन के आए हैं? तो ये हालात मैंने शुरू में ही कहा, अशोक जी, लेफ्ट को छोड़कर हर पार्टी में, चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, सब में एक हाई कमान बैठे हैं और हाई कमान ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, उनके ऊपर लेकिन सवाल ये है, बीजेपी अगर कोई प्रयोग भी कर रही है तो वो एक सफल प्रयोग है ना। बीजेपी आज इतने राज्यों में शासन कर रही है, 11 साल से आप हरा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आवाज नहीं उठ रही है ना, बहुत जल्दी जिस दिन हारना शुरू करेंगे आवाज उठना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके, प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड के लिए फिर राहुल लाल के पास आता हूं। देखिए, मेरे भाई ऋषि मिश्रा की जो सोच है ना, वो बड़ी सामंतवादी सोच है। उनको नहीं पता कि हमारे जो नए नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो कितनी बार एमएलए रह चुके हैं, बिहार सरकार के अंदर मंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चा के अंदर काम कर चुके हैं, संघ के कार्यकर्ता रह चुके हैं, भाजपा के नीचे से लेके ऊपर तक उठे। इन्हें युवाओं से नफरत है, इसीलिए इनको एक 80 साल का अध्यक्ष ठीक लगेगा कांग्रेस में, क्योंकि वो परिवार की चाटुकारिता कर रहा है। पर कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष जो जमीन से लेके ऊपर तक उठे, इसमें उनको दिक्कत है। इनको तो हमारे नेक्स्ट अध्यक्ष का नाम भी नहीं पता था, इनको तो हमारे नेक्स्ट कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री का किसी का नाम नहीं पता था। क्यों? क्योंकि हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। ये तो परिवार के 10 चाटुकार जो होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। इनमें और हमें यही फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है अशोक जी, जिसमें एक व्यक्ति बूथ के कार्यकर्ता भी अगर हो तो जाके वो प्रधानमंत्री बन सकता है या गृह मंत्री बन सकता है। कांग्रेस पार्टी में क्या कोई बूथ का कार्यकर्ता है वो सोनिया गांधी या राहुल गांधी से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तभी आप सब अध्यक्ष की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सब अध्यक्ष की लिस्ट में हर अलग अलग अध्यक्ष आए। भले पहले नितिन गडकरी थे, राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे, जेपी नड्डा जी थे, और अब नितिन नवीन जी हैं। ये फर्क है मेन में। और इनका कैसा लोकतंत्र है, टॉप पे नहीं पहुंच सकते, टॉप रिजर्व है गांधी वाड्रा परिवार, उनके बच्चों के लिए नीचे खेलते रहो। ये तो ऐसे ही हो गया कि मुगलों के शासन में औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर सब ऊपर रहेंगे, नीचे जाके जिसको दरबार में रहना है। ये दरबारी है, ना कि लोकतांत्रिक लोग। ओके, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही है। यानी वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि कांग्रेस में सब कुछ हाईकमांड और दिल्ली से हो रहा है। वो कह रहे हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करो, और ठीक बात है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे यहाँ मुझे लगता है कि ऋषि शंकर मिश्रा ने कहा कि भैया अगर आप जब तक जीत रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? 95 से ज्यादा हार के बाद सवाल तो उठेंगे, आखिर कार्यकर्ता कब तक
सिर्फ किसी नेता को इसलिए ढोएगा क्योंकि उसके पीछे गांधी लगा हुआ है, वो एक परिवार से है, खानदान से है, कब तक ढोएगा? उसको लगेगा कि उसको पूरी जिंदगी दरी बिछानी है, उसको लगेगा पूरी जिंदगी उसके विपक्ष में, और वो संघ का कार्यकर्ता नहीं है जो दशकों तक विपक्ष में रहकर कि उसकी सरकार ना हो तब भी संघर्ष करता रहेगा। जो पार्टी 7 दशक तक सत्ता में रह चुकी है, उसका कार्यकर्ता जो है उसको भी सत्ता चाहिए। वो इसलिए नहीं बैठा कि उसको जमीन पर जो संघर्ष करना है, और अगर नेता उसको सत्ता नहीं देना सकता तो नेता के खिलाफ आवाज उठनी स्वाभाविक है। आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद, आ रहा हूं एक ब्रेक के बाद, राहुल लाल एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दिल्ली की हर सड़क अब धुएं और शोर से मुक्त, हर सफर आरामदायक और हर सांस ताजगी से भरी। 2 दशकों से प्रदूषण की मार झेलती दिल्ली अब बदलाव की राह पर। स्वच्छ हवा और बेहतर जीवन के लिए दिल्ली की नई सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। सिर्फ 10 महीनों में 1350 ई बसों के जरिए साफ हवा, सुरक्षित सफर, 0 एमिशन, शांत और आधुनिक CCTV, GPS और पैनिक बटन जैसी स्मार्ट सुविधाओं के साथ ये बसें हर दिन धुआं, धूल और प्रदूषण को कम कर दिल्ली को बनाती है स्वस्थ और हरियाली भरा शहर। दिल्ली सरकार का लक्ष्य सरल है, हर सांस साफ, हर सफर सुरक्षित और दिल्ली प्रदूषण मुक्त। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नई हवा, नई ऊर्जा, नई दिल्ली। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं। 2 टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर जो है एक आवाजें उठने लगी हैं, और वो आवाजें सीधा सीधा राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नेतृत्व की तरफ है, बल्कि यूं कहना चाहिए राहुल गांधी, क्योंकि अभी जो खबरें हैं वो ये है कि कांग्रेस में जो तमाम फैसले हैं वो राहुल गांधी लेते हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की एक तस्वीर दिखाकर, आडवाणी और मोदी की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाया कि संगठन जो है, संगठन में इस तरह से होना चाहिए, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। ये उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाया। पार्टी में कुछ लोग दिग्विजय सिंह के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग दिग्विजय सिंह की आलोचना कर रहे हैं और साथ साथ संघ पर भी निशाने छोड़ रहे हैं। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं, और हमारा आज का शीर्षक जो आप देख रहे हैं हमारा कि किस तरह से जो है परिवारवाद जो है, खानदान वर्सेस जो है संगठन की शक्ति की बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, एक बात तो राहुल लाल, आप स्वीकारें ना स्वीकारें आपकी इच्छा है, लेकिन ये आ रहा हूँ दुष्यंत जी, ये सीधा सीधा दिग्विजय सिंह का जो बयान है और जो उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जो कहा, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही, राहुल के हाथ में इस वक्त कांग्रेस की पूरी बागडोर है और वो इसी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं।
देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें नहीं लग रहा कि दिग्विजय सिंह बिल्कुल राहुल गांधी के विरुद्ध जो है कि कोई बिगुल फूंक चुके हैं। और अभी जो प्रदीप जी बोल रहे थे, हमें लग रहा है कि प्रदीप जी जो तमाम जवाब दे रहे थे वो 26 अक्टूबर 2022 यानी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार संभाला उसके पहले की स्थिति में कर रहे थे। मैं ऋषि मिश्रा जी की इस बात से सहमत हूं कि भारतीय दलों में को कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर तमाम दलों में जो है हाई कमान के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, लेकिन 26 अक्टूबर 2022 के बाद इसमें आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। होने वाला है, आ जाना जरा भाजपा ऑफिस, सभी स्टेट के प्रेसिडेंट्स आएंगे, प्रेसिडेंट को बिल्कुल बिल्कुल देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कांग्रेस 140 वर्ष की पार्टी है, 140 वर्षों की पार्टी है। 6 बार कांग्रेस में जो कि कांग्रेस अध्यक्ष का चयन जो है कि बिल्कुल चुनाव होकर विधिवत उसमें कई प्रत्याशी भाग लिया और चुनाव हुआ है। भाई भारतीय जनता पार्टी में ऐसे दृश्य कब दिखे हैं, जनसंघ में ऐसे दृश्य कितने बार दिखे हैं? राहुल लाल मैं एक बार फिर कह रहा हूं, देखिए राहुल लाल मैं एक बार फिर सुनिए ना, राहुल लाल मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 95 चुनाव कांग्रेस एक के बाद एक हार रही है, लगातार हार रही है। उसके बाद भी आप अगर बीजेपी की आलोचना तो कर रही है, वो तो है आपका अधिकार, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या इन 95 हार के बाद संगठन में क्या कमियां हैं जिसकी तरफ दिग्विजय सिंह इशारा कर रहे हैं? क्या उस पर चिंतन मनन करने की जरूरत नहीं है कि आप भी कहे बीजेपी में भी ऐसा होता है यार, तो कहते रहिए, हारते रहिए, कहते रहिए। अशोक जी नहीं, अशोक जी बिल्कुल कांग्रेस मंथन कर रही है और मंथन बिल्कुल करना चाहिए, आत्मंथन बिल्कुल होते रहना चाहिए किसी भी जगह पे। तो फिर दिग्विजय सिंह पर राहुल गांधी ने क्यों सवाल उठाए? दिग्विजय सिंह पर राहुल गांधी ने क्यों सवाल उठाए? मैं कह रहा हूं सीख किससे लेनी चाहिए? 140 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसके पास अपने इतिहास से तमाम घटनाओं से सीख लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य सर इतिहास तो है, लेकिन इतिहास बनती जा रही है, इतिहास तो है लेकिन आज इतिहास बनती जा रही है। यूपी बिहार में अभी देखिए, बिहार में 6 विधायक, मतलब आप सोच रहे हैं 6 विधायक, एक मारुति वैन में सारे विधायक, पूरी पार्टी निकल जाएगी, बिहार में एक मारुति वैन में बैठ के आ जाएगी, इतने विधायक है पार्टी के। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अशोक जी 80 के दशक में हम लोगों ने यह भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद होते हैं, तो 2 राजनीति में भाई साहब मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, वो 2 से कहां पहुंच गए और आप कहां से कहां आ गए, यही तो चिंता की बात है। मैं यही तो कह रहा हूं प्रदीप भंडारी। अशोक जी एक पंक्ति केवल, मेरे भाई 400 पार का नारा लगा रहे थे, 440 का के भारतीय अरे बाबा 400 पार नारा लगा रहे थे, राहुल गांधी का कमाल है। राहुल लाल 400 पार का नारा लगा रहे थे, नहीं सफल हुए, पर सरकार उन्हीं की है ना, सरकार उन्हीं की है। और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, हरियाणा में क्या हश्र हुआ, बिहार में क्या हश्र हुआ, ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? बोलिए प्रदीप भंडारी, फिर आऊंगा दिल्ली में इनको 0 सीट आई थी, आप बताना भूल गए। दिल्ली में इनकी लगातार 30 से चुनाव में 0 सीट आई थी, ये एक चीज है। पर मैं एक बड़ी बात कहूंगा, वहां गाड़ी की भी जरूरत नहीं है, साइकिल की भी जरूरत नहीं है, वहां चक्का, साइकिल के 2 चक्के पार्टी के अंदर लगे हुए हैं। तय था। अब प्रियंका कैंप राहुल कैंप से बदला ले रहा है, तो जो आपस में परिवार में लड़ने में व्यस्त हो वो कार्यकर्ताओं का क्या भला करेंगे? ऋषि मिश्रा भी गांधी परिवार बिल्कुल एकजुट है, गांधी परिवार में एकजुटता की कोई कमी नहीं है, कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ रहा है। चलिए ओके, दुष्यंत नागर। देखिए बड़ी विडंबना है, एक और तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं की आलोचना करती है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई पार्टी बताती है, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के नेताओं को भारत रत्न भी देती है। क्या करें? फर्क है, विचारों के पास कुछ है नहीं। दूसरा मैं आपको एक कहना चाहता हूं, आपने गांधी परिवार को लेकर जो टिप्पणी की, गांधी परिवार ने 1989 के बाद में कोई पद नहीं लिया। श्रीमती सोनिया गांधी को बहुमत प्राप्त हुआ, उन्होंने योग्य, कर्मठ और ईमानदार नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। मैं तो जब मानता था, जब आदरणीय मोदी जी के नाम पर बहुमत मिला और मोदी जी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को कुछ समय के लिए ही सही प्रधानमंत्री बना देते गुरु दक्षिणा के रूप में, लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके यहां लोकतंत्र नहीं है। ये कांग्रेस है, लोकतंत्र वाली पार्टी है। तो मतलब दिग्विजय सिंह का बयान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है? बिल्कुल है। और दिग्विजय सिंह को अपनी बात कहने का अधिकार है, और दिग्विजय सिंह जैसे अन्य कोई नेता भी कल को कोई बात ऐसी कहते हैं, और मैं आपके शो में ये स्वीकार कर रहा हूं कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी की तरह अपना पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष बनाना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने कुछ जो कहा है वो गलत नहीं है, वो ठीक है, पार्टी की मजबूती में और हित में है, और भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीख लेना। तो फिर सवाल ये है, कुछ लोग कह रहे हैं सवाल ये है, अभी आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जो है से जो कह रहे हैं वो ठीक है, सीखना चाहिए। बिल्कुल तो
पवन खेड़ा और जो सुप्रिया श्रीनेत और माणिक चंद ठाकुर जो बयान दे रहे हैं वो क्या है? सवाल यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अरे यही लोकतंत्र है। मैं यही आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं और आपको लगता है यही डेमोक्रेसी है तो भाई आपकी इच्छा है, मत सीखिए आप। ऋषि शंकर मिश्रा सर, पवन जी मिश्रा, देखिए देश में वह एग्जाम्पल भी है कि जब ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, पार्टी का ये निर्णय हुआ कि ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बने और ज्योति बसु ने एक बयान अपने लीडरशिप के विरुद्ध नहीं दिया। तो ऐसे भी उदाहरण रहे हैं, इस चीज को समझने की जरूरत है। और मैं ये ऐसे जो उदाहरण रहे उन पार्टियों का क्या हासिल हुआ ये भी देख लीजिए ना। सुन तो लीजिए। और न भाजपा में न कांग्रेस में कोई एक ऐसा नेता है जो गांधी परिवार के विरुद्ध या नरेंद्र मोदी अमित शाह के विरुद्ध बोल के दिखाए, वह 24 घंटा क्या 24 सेकंड पार्टी में नहीं रह पाएगा। ये कल्चर कांग्रेस में भी है, ये बीजेपी में भी है। ओके, प्रदीप भंडारी बोलिए, फर्क कैसे है? ओके, प्रदीप भंडारी बोलिए। हाँ अशोक जी, 70 साल पहले भी गांधी वाड्रा परिवार ही कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा था। 70 साल बाद भी कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार उनके बच्चे नेतृत्व करेंगे। हमारे पार्टी के अंदर नेतृत्व को उठा के देखिए। एक मिनट रुकिए। अभी ऋषि शंकर मिश्रा आपने एक बात कही, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपने कहा मोदी के खिलाफ बोल करके 1 मिनट नहीं रह सकता, यही आपने कहा ना बीजेपी में, यही कहा ना? तो आप मुझे बताइए, मोदी के खिलाफ बोलने के बाद यशवंत सिन्हा कितने समय तक बीजेपी में रहे और उन्होंने कितने समय बाद बीजेपी से अलग हुए? एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण कीर्ति आजाद, तीसरा उदाहरण और दूं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। शत्रुघ्न सिन्हा, एक मिनट सुनिए ना, शत्रुघ्न सिन्हा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं फर्क सोचिए। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करके भी पार्टी में बने रहते हैं, आपको धकियाया नहीं जाता। यह अलग बात है कि आप, अरे सुनिए तो सही, पूरी बात सुनिए ना। आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गाली गलौज करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है उसके बाद आपको सत्ता तो नहीं मिलेगी पार्टी में, राज्यसभा सीट तो नहीं मिलेगी, ठीक है, नहीं मिलेगी ना, लेकिन आप पार्टी से धकियाए नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस में, फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस में किस गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को धकिया दिया जाता है? ज्योतिरादित्य लोकसभा देखिए ऐसा है, सुनिए मुद्दा बेसिकली, फिर मैं वही कह रहा हूं, मुद्दा एक है। अगर कांग्रेस को दिग्विजय सिंह ने एक आईना दिखाया, सुनिए ना, कांग्रेस को दिग्विजय सिंह ने एक आईना दिखाया है। अब आप जो है, और आईना दिखाकर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो धूल है वो कांग्रेस के चेहरे पर है, लेकिन कांग्रेस आईना साफ ही नहीं कर रही। अगर आप आईना तोड़ ही देना चाहते हैं तो भैया आपकी इच्छा है, आपकी पार्टी है, जैसा आप चाहें। मैं बार बार कहता हूं, अगर कांग्रेसी चाहते हैं कि 11 साल नहीं 111 साल तक हम विपक्ष में बैठे, तो ये कांग्रेस की इच्छा है। आप लोग पूरी तरह से डुबा देने पे आमादा है, तो सर आपकी इच्छा है, उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन समय इतना ही है, फिर से कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह ने जो कहा, उनके बयान उल्टे सुलटे होते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा, कम से कम संगठन के मामले में बीजेपी से, संघ से कांग्रेस सीख सकती है, लेकिन सीखेगी, सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। दो टूक में आपसे कल मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।